हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अक्सर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें दोस्तों आज हम वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या है, स्वर, व्यंजन, स्वर के भेद, अनुस्वार क्या होते हैं, आयोग वह क्या है और विसर्ग, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको हिंदी व्याकरण के पूरे पार्ट जो है कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही में दोस्तों इसके पार्ट के अंत में आपको जो है MCQs भी कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक जो है वर्ण है ना। वर्ण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण एक तरह का मूल ध्वनि है ना, जिसके खंड या फिर टुकड़े हम नहीं कर सकते, यानी कि उनको हम पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। दूसरा पॉइंट है आपका, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। जो वर्ण होता है आपका, ये किसी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, सबसे छोटी इकाई होती है। ये एग्जाम में जो है आपका पूछा गया प्रश्न है ना, इसलिए हमने इसको आपके इस पॉइंट में डाल दिया है। तो यहाँ पे वर्ण के लिए आप क्या याद रखेंगे कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला पॉइंट है आपका, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं ना। व्यंजन जो होता है और जो स्वर है उनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे, जैसे अ, बड़ा आ, ई है ना, ई के ई है ना, ये सभी जो है क्या है आपके वर्ण के उदाहरण है ना। इसको आप जो है, जो अ है, इनके आप जो है खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको वर्ण देखने को मिल सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है, राम में 4 मूल ध्वनियाँ है ना। जैसे राम देख रहे हैं आप, यहाँ पे राम है ना, रा, आ में आ की मात्रा अ प्लस म प्लस आ है ना, जिसमें क्या है राम जो है इसमें 4 मूल ध्वनियाँ है ना। राम शब्द में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? तो 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं, उनके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे आपका रा, इनके हम खंड या टुकड़े जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपका, राम में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? ये प्रश्न पूछा गया है ना कि राम में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं। तो याद रखिएगा राम में जो है 4 मूल ध्वनियाँ हैं। जबकि अक्षर कितने हैं अगर पूछा जाए राम में, तो राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो यहाँ पे हमने नोट करके आपके लिए लिख भी दिया है कि राम शब्द में कुल 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, परंतु इसमें 4 वर्ण है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे वर्णमाला है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला हम किन्हें कहेंगे? वर्णों के, है ना, जो अभी हमने वर्ण पढ़े उनके व्यवस्थित समूह, वर्ण के जो व्यवस्थित समूह या क्रम या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका? हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है MCQ में, है ना। तो याद रखिएगा हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। आगे जो है हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है वर्णमाला, है ना। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिनमें आपका पहला जो है क्या है? स्वर, है ना। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो है आपके 13 तरह के हैं। जैसे कि अनार का आ हो गया, आम का आ, इमली का ई, है ना, ईक का ई, उल्लू का ऊ, ऊन का ऊ, ऋषि का री, है ना, एड़ी का ए, ऐना का ए, ओखली का ओ, औरत का ओ, अम और आहा।
इस तरीके से कितने आपके स्वर हैं, तो 13 तरह के आपके स्वर जो है हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे व्यंजन है। व्यंजन कितने तरह के हैं, तो व्यंजन जो है 33 तरह के आपके व्यंजन होते हैं, जिसमें आपका दिया गया है पहला क वर्ग है ना। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ और ड़ है ना। ये जो है अभी आपके शॉर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं ना, आगे चल के हम इसके सभी जो है पूरे डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो है आपका च वर्ग। च वर्ग में क्या आते हैं आपके च, छ, ज, झ और इया है ना, च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, याद रखिएगा कि क वर्ग जो है इसको आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि ये किस वर्ग से बिलोंग करते हैं या किस वर्ग के हैं, है ना। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है ट वर्ग है ना। ट वर्ग में आपका आता है ट, ठ, ड, द और म है ना। इस तरीके से आपके ट वर्ग में आते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत आपके त, थ, द, घ और न है ना। अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो प, फ, ब, भ और म। तो ये आपके क्या हो गए, प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है ना, जिसमें आपके य, र, ल और व है ना। य, र, ल और व कितने हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला जो पॉइंट है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में आपके शक्कर, किसा, षटकोण, सरोता और हलवाई कहा है ना। तो 4 जो हैं आपके यहाँ पे उष्ण व्यंजन भी 4 तरह के होते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आपका छत्री का छा, त्रिशूल का त्रा, ज्ञानी का ज्ञा और श्रवण का शा। तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन है ना। इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं ना। संयुक्त व्यंजन कौन सा है करके दे दिए जाते हैं, और ये चारों में से कोई एक को आपको जो है ऑप्शन में दे दिया रहता है। तो इनको आपको याद रखना जरूरी है ना। अगला जो पॉइंट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में आपके 2 आते हैं, एक डमरू का ढा और एक ढक्कन का ढा है ना। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब जो है हम स्वर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्वर क्या होते हैं। तो स्वर क्या है, जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है ना। कोई जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना जो है किसी का उच्चारण होता है, तो उसे हम वर्ण कहेंगे है ना। कोई शब्द है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अर्थात जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। कोई ऐसा वर्ण होगा जिसका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से बोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अगला पॉइंट दिया है आपका मानक रूप से स्वरों की संख्या जो है वो 11 है ना। स्टैंडर्ड रूप में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। तो याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ से कि मानक रूप में स्वरों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, मानक रूप में स्वरों की संख्या आपकी 11 है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका है अनार का आ, आम का आ, इमली का ई, ईक का ई, उल्लू का ऊ, ऊन का ऊ है ना, ऋषि का री, एड़ी का ए, ऐना का ए, ओखली का ओ और औरत का औ। तो ये जो है आपके 11 तरह के मानक जो है स्वरों की संख्या होती है। अगला जो पॉइंट दिया है आपका यहाँ पे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जो है स्वर का जो है वर्गीकरण किया जा रहा है मात्रा या फिर उच्चारण की दृष्टि से है ना। तो ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसे हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आपका हास्व या लघु स्वर है ना। पहला क्या है आपका हास्य या लघु स्वर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम जो है स्वरों के वर्गीकरण कर रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका दूसरा है
दीर्घ या गुरु स्वर। तीसरा जो है आपका यहाँ पे प्लुप्त स्वर है ना। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके सारे के बारे में जान लेते हैं। तो पहला आपका क्या है, हास्व स्वर। हास्व या फिर लघु स्वर, यह हमारे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। ऑप्शन यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया है, जिनके उच्चारण में कम समय है ना, कोई वर्ण होगा जिनके उच्चारण में कम समय या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम हास्व स्वर या फिर लघु स्वर कहेंगे। इन्हीं को हम, एक पॉइंट याद रखिएगा, हास्व स्वर या लघु स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं ना, याद रखिएगा, इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय या अल्प समय या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम हास्व स्वर या फिर लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 है। तो हास्व स्वर या मूल लघु स्वर की संख्या कितनी है, तो वो 4 है। जैसे कि आपका अ, ई, उ और ऋषि का री है ना। तो ये 4 जो है आपके क्या है, हास्व या फिर लघु स्वर की संख्या है। अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, दीर्घ या फिर गुरु स्वर किसे कहेंगे, जिनके उच्चारण में हास्व स्वर से दुगुना समय लगता है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, हास्व स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, हास्व स्वर कहेंगे। अब हास्व स्वर से अगर दुगुना समय लगता है या फिर 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ या फिर गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 7 है ना। अगला पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर है, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। जैसे कि आम का आ, बड़ा इमली का ई है ना, इक का ई, उल्लू का उ, एड़ी का ए, ऐना का ए, ओखली का ओ और औरत का औ। तो कितनी है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 7 है ना। इस तरीके से दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, जिनके उच्चारण में हास्व स्वर से दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं ना। ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं। इस तरीके से एमसीक्यू में पूछा गया है ना आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे आपका है प्लुप्त स्वर है ना। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हास्व स्वर से 3 गुना का समय लगता है ना। जिनके उच्चारण में क्या है, हास्व स्वर से 3 गुना का समय लगता है या फिर 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, किसी को देर तक पुकारने में है ना। आपने देखा होगा, आपने कई बार किसी को पुकारा होगा, तो देर से पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। किसका प्रयोग, प्लुप्त स्वर का। जैसे कि आप देख सकते हैं अगले पॉइंट में बताया गया है, इसके लिए इस तरीके से एस है ना, इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग जो है करते हैं। जैसे राम है ना, आप जब राम को जब उच्चारण करेंगे तो इस तरीके से निकलते हैं ना, उच्चारण जो है इस तरीके से राम करके चिल्लाया जाता है, तो है ना। और दूसरा है आपका ओम है ना, ये क्या है, किसी को देर तक पुकारने में जो साउंड निकलते हैं ना, उस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, उत्पत्ति के अनुसार स्वर के भेद है ना। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, 2 भेद दिए गए हैं। पहला है आपका मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर है ना। क्या है आपका, पहला मूल स्वर और दूसरा है आपका संधि स्वर। जिसमें पहला क्या है, मूल स्वर के बारे में जानते हैं। तो अ, ई, उ और ऋषि है ना, ये 4 जो है मूल स्वर हैं। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो दूसरे स्वर के मेल से नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मूल स्वर जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। और इनकी जो उत्पत्ति है वो दूसरे स्वरों के मेल से नहीं हुई है।
और इनका परस्पर मेल भी नहीं होता है ना, इनका परस्पर क्या है, मेल भी नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया गया है आपका यहाँ पे संधि स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है ना, जो स्वर हैं ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति जो है दूसरे स्वरों के मिलने से होती है ना, दूसरे स्वर जो है एक दूसरे से मिलती है, उन्हें हम संधि स्वर कहेंगे। संधि अर्थात मिलना है ना, और जिनका परस्पर मेल होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? संधि स्वर जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका पहला है संयुक्त स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है ना। संयुक्त अर्थात ये भी आपका क्या है, दो चीज के मिलने से बन रहा है ना, संयुक्त हो रहा है। तो जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर के मेल से होती है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? 4 है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो चलिए देखते हैं संयुक्त स्वर में कौन कौन से हैं। जैसे कि अ धन ई है ना, तो ये क्या मिलकर बना रहे हैं? ए बना रहे हैं ना। और बड़ा आ यानी आम का आ और ए मिल करके आपके एड़ी के ए बना रहे हैं। और अनार का अ और उ मिलके आपके ओ बना रहे हैं। इसी तरीके से आपके जो हैं आ और ओ मिलके औ बना रहे हैं। तो ये क्या है? दूसरे स्वर से मिल के क्या बना रहे हैं? ये संयुक्त स्वर बना रहे हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर है ना। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति उसी वर्ण के मेल से होती है ना। उसी वर्ण के, जो वर्ण दिया गया है उसी के मेल से जो बनती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्याएं 3 है ना। उसी तरह के वर्ण को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि आपका अ धन आ है ना, 2 अ जो है मिल करके एक बड़ा आ, एक दीर्घ स्वर जो है बना रहे हैं। इसी तरीके से ई और ई जी मिल के क्या बना रहे हैं? बड़े ई। और अगला जो है आपका ऊ धन ऊ मिल करके आपके बड़े ऊ यानी कि ऊन का ऊ है ना, ऊन के ऊ और उनके ऊ मिलके क्या बना रहे हैं? उल्लू का ऊ बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपके क्या है? ये दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हो जाएंगे है ना। अगला पॉइंट दिया गया है आपका यहाँ पे आयोगवाह है ना। आयोगवाह क्या होते हैं? तो आयोगवाह के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अनुस्वार है ना, अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह माना गया है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या माना गया है? आयोगवाह माना गया है। अगला पॉइंट में कहा गया है ये दोनों ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है ना। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न में पूछा गया है कि आयोगवाह स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं ना। तो ये क्या है? ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया आपका स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है ना। स्वर में भी और व्यंजन में भी इन दोनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप अंगूर है ना। अंगूर में क्या है? अम की बिंदु का प्रयोग किया गया है ना। ये जो है आपके अम की बिंदु का अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जो कि एक स्वर के रूप में देखा जा रहा है ना। और दूसरा है आपका रंग है ना। रंग में क्या है? ऊपर में अम की बिंदी है, जो कि आपके व्यंजन के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। तो स्वर और व्यंजन दोनों में ही इनका प्रयोग जो है क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट दिया है आपका आयोगवाह जो होते हैं वो स्वर के बाद आते हैं। आयोगवाह क्या होते हैं? स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन स्वर के पहले आते हैं। जैसे कि व्यंजन में इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। व्यंजन जो है स्वर के पहले आते हैं। अर्थात अगर हम ग ले ले है ना, ग धन में कर दे अ है ना, इस तरीके से कर दे तो ये क्या बन जाएगा? आपका ग बन जाएगा है ना। और ये जो होंगे आपके क्या होंगे? व्यंजन स्वर के पहले आते हैं। इनमें के इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम देखें कि आयोगवाह जो है
स्वर के बाद आते हैं ना, तो स्वर के बाद आते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि ग है ना, ये आपका ग हो गया। धन में हम लिख सकते हैं अ, और धन क्या कर सकते हैं, अम की बिंदी लगा सकते हैं ना, इस तरीके से अम की बिंदी। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गम है ना। इस तरीके से आपका ये आपका क्या होगा, आयोग वह स्वर के बाद आते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे अनुस्वार क्या होते हैं ना, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, तो ध्यान से समझिएगा कि अनुस्वार क्या होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेख के ऊपर होता है ना, ऊपर बिंदु अर्थात चंद्र बिंदु जैसे इसका उपयोग जो है किया जाता है ना, इस तरीके से प्रयोग जो है किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है ना, क्या है आपका जो अनुस्वार है इसकी जो साउंड है वो कहाँ से निकलती है, तो नाक से निकलती है। अगला पॉइंट है, यह स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है। जो अनुस्वार होते हैं ये किसके बाद उत्पत्ति होती है इनकी, तो ये स्वर के बाद आते हैं ना, तो याद रखिएगा कि अनुस्वार जो होते हैं ये स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अनुस्वार के एग्जाम्पल बंदर है ना, बंदर क्या है आपके स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ है ना, जिसमें ऊपर में बिंदु का प्रयोग किया गया है। अगला जो है कंधा है ना, कंधा, शंभु है ना, कंठ, दंत, ये सभी क्या हैं आपके अनुस्वार के जो है यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे। अगला पॉइंट दिया गया है आपका यहाँ पे विसर्ग है ना, विसर्ग क्या होते हैं इनके बारे में चलिए जान लेते हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है विसर्ग, यह भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आता है। जो विसर्ग है ये भी कब आते हैं आपके स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं। और उच्चारण इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, तो ये व्यंजन के रूप में होते हैं। जैसे इनके उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है, तो इसको आप याद रखिएगा, जो विसर्ग है इनके उच्चारण में ह की जो है ध्वनि जो है साउंड निकलती है। अगला पॉइंट है इसमें यहाँ पे, यह कंठ से बोला जाता है ना, ये जो है किससे बोले जाते हैं, तो यह कंठ से बोले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रातः है ना, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रातः कैसे पढ़ेंगे, इसमें आपका ह की ध्वनि जो है यहाँ पे सुनाई दे रही है। इसी तरह से नमः है ना, नमः को नमः ह की साउंड जो है इसमें हमें सुनने को मिलती है ना, और इससे क्या है हमारे कंठ से बोला जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा कि इसको हम कंठ से बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विसर्ग हो जाएगा है ना। विसर्ग का जो सिंबल है इस तरीके से आपका डिनोट किया जाता है। अगला जो है आपका यहाँ पे अनुनासिक है ना, यहाँ पे आपका अनुनासिक दिया गया है। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु है ना। यदि स्वरों का उच्चारण है ना, जो स्वर हैं उनका उच्चारण मुख से और नाक से किया जाता है। जो स्वर हैं उनका उच्चारण मुख से यानी मुंह से और नाक से किया जाए और उसमें लघुता है ना, यानी कि शॉर्टनेस हो और कोमलता हो है ना, बहुत ही कोमलता के साथ हो, तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है आपका, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होते हैं ना, जो आपके अनुनासिक हैं उनका सिंबल क्या है आपका, उनका चिन्ह क्या है, तो उसे हम चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। अनुनासिक स्वर की गिनती वर्ण में नहीं होती। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अनुनासिक स्वर जो हैं इनकी गिनती है ना वर्ण में नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अनुनासिक के चांद है ना, चांद जहाँ पे ऊपर में क्या है आपका चंद्र बिंदु, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, च धन आ, ऊपर में आपका चंद्र बिंदु प्लस द है ना, इस तरीके से। और अगला जो एग्जाम्पल है आपका पूंछ है ना, तो पूंछ को हम प उ और छ इस तरीके से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके अनुनासिक होते हैं ना। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुख और नाक से जो है इनका प्रोनाउंसिएशन या फिर इनका जो है ध्वनि जो है यहाँ से निकलता है ना। तो ये क्या है आपके अनुनासिक होते हैं। आई होप आपको ये जो होंगे वीडियो समझ आ रहे होंगे, क्योंकि
इससे रिलेटेड जो है प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इससे रिलेटेड इसके जो एमसीक्यू होंगे वो भी हम आपको बहुत जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो वीडियो होगा वो समझ आया होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।